नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परमहंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे यूरोपियों का भारत में आगमन के तहत डचों का भारत में आगमन, कि डच लोग भारत में कैसे आए और क्या क्या परिस्थितियाँ थीं। पुर्तगालियों के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जो आज क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशों का भारत में आगमन कैसे होता है, अंग्रेज जो है हमारे भारत में कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग इसमें अंग्रेजों का भारत में आगमन, यह हमारा टॉपिक है, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम इसमें बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, और कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो हम आपको ऐसे ही बताएंगे। तो आप लोग कृपया करके पेन और कॉपी लेकर के तब आप हमारे वीडियो को देखिए। तो देखते हैं इसमें होता क्या है कि पुर्तगाली लोग और डच लोग, ये लोग हमारे भारत में पहले से ही आ चुके होते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी ले लिए होते हैं, और यहाँ से मसाले हुए जैसे कॉटन हुआ, नील हुआ, इन सबको ले जा करके यूरोप के बाज़ारों में ये लोग बेचते थे। तो उन सामानों से अंग्रेज लोग भी परिचित थे, इन लोगों की तरह ही जैसे ये लोग आए थे। तो अंग्रेज भी उन सामानों से परिचित थे। तो अंग्रेजों के मन में भी यही आया कि चलते हैं पूरब के देशों में और व्यापार करते हैं। उसी के तहत एक जॉन मिल्टन हॉल नाम का होता है व्यापारी, और यह भारत आता है, और यह जमीनी रूट से आता है भारत में। उसके बाद यह आता है भारत में, यहाँ के बारे में, यहाँ की परिस्थितियों के बारे में देखता है, जानकारी इकट्ठा करता है, और यह कई बार भारत और इंग्लैंड जा करके यहाँ के बारे में जानकारी दिया, फिर आया, फिर गया, कई बार भारत की यात्रा करता है। उसी के तहत वहाँ इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में ही पूरब के लिए एक कंपनी की स्थापना होती है व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई होती है। और उसी के तहत 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को वहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम होती हैं, और वह उस कंपनी को एक अधिकार पत्र जारी करती हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से क्या प्राप्त होता है? एक चार्टर के माध्यम से, 15 सालों के लिए पूर्व में व्यापार के लिए इन लोगों को अधिकार मिलता है कि पूर्व में व्यापार करेंगे चल करके। और क्या क्या कर सकते हैं, इस चार्टर में लिखा हुआ है कि इसमें ये लोग स्थानीय राजाओं से संधि कर सकते थे अपने व्यापार करने के लिए, वहां पर व्यापार कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी उनको तो युद्ध भी कर सकते हैं, और वहां पर अपनी बस्तियां भी बसा सकते हैं। तो ये सारे फरमान मिले, इनको स्वतंत्रताएं मिली। दूसरी क्या थी, इनको एकाधिकार भी मिला। इसका एकाधिकार मिला, व्यापार करने का क्या मिला? एकाधिकार मिला, कि जब तक ये कंपनी वहां पर अपना व्यापार कर रही है तब तक दूसरी कोई ब्रिटेन से कंपनी ऐसी नहीं जाएगी कि इनके व्यापार को नुकसान पहुंचाए। तो इस वजह से इस कंपनी को पूरा एकाधिकार मिला था यहां से। उसी के तहत जॉन मिल्टन हॉल जो था काफी जगहों पर भारत से घूमा, भ्रमण किया और काफी जानकारी भी दिया। और उसके बाद समय आता है 1608 ईस्वी का, और इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा, दूत बना करके भेजा, और उसमें उसने एक पत्र लिखा हुआ था। वो जो पत्र था वह अकबर के नाम से था, अकबर के नाम से, क्योंकि अकबर की 2-3 साल पहले ही मृत्यु हुई थी, तो उन लोगों को ज्यादा मालूम ही नहीं रहा होगा। तो अकबर के नाम से ही पत्र वह आता है जहांगीर के दरबार में। तो जो जहांगीर के दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस, और एक बात इसमें और भी नोट करने वाली है कि जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उसके जहाज का नाम हेक्टर था। हेक्टर नामक जहाज से आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। तो जब अकबर के नाम का पत्र लेकर के वह जहांगीर के दरबार में आया, तो जहांगीर ने भी इसका स्वागत किया, बातचीत हुई, अच्छे से हुई। उसके बाद इस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? इंग्लिश खान की। और इसके साथ ही जहांगीर ने इस कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब जो है यह मुगलों के दरबार में एक पोस्ट हुआ करती थी। तो इस पोस्ट को दिया उसने, जहांगीर ने किसको? कैप्टन हॉकिंस को। इसके बाद क्या होता है कि जो ये कैप्टन हॉकिंस है वह राजनीति के तहत और कूटनीति के तहत आया हुआ था जहांगीर के दरबार में, सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने की वजह से। लेकिन क्या होता है कि पुर्तगालियों का वर्चस्व जो है भारत में पहले से होता है,
और ये लोग पुर्तगालियों के षड्यंत्र की वजह से इसको परमिशन नहीं मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग अंग्रेज जो हैं क्या करते हैं कि अपनी कूटनीति के तहत ये लोग चाहते हैं कि डच जो हैं और मुगल जो हैं इनसे हमें डायरेक्ट टकराव से बचना है। इस टकराव से बचने के लिए ये लोग सीधे सीधे दक्षिण में जो छोटे छोटे राज्य थे इनके यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे पहले 1611 ईस्वी में, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में एक अस्थाई फैक्ट्री खोली। जब यहाँ से परमिशन इनको नहीं मिलती है तब ये लोग जाते हैं मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इधर यहाँ कहीं पड़ेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ मछलीपट्टनम पड़ता है। और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी ये कहाँ थी? मछलीपट्टनम में थी। लेकिन यह फैक्ट्री जो थी अस्थाई थी, थोड़े समय के लिए थी। उसके बाद ये लोग अपना सामान फिर बाद में जो अस्थाई फैक्ट्री खोलेंगे वहां पे ले जाकर के शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1613 ईस्वी में ही सूरत के पास, ये लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पे, 1613 ईस्वी में सूरत के पास स्वाली होल में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। क्या होता है, ये कैप्टन मिल्टन हॉल जो होता है यही पुर्तगालियों के कुछ बेड़े होते हैं उनको नष्ट कर देता है जाकर के। तो उससे प्रभावित होकर के जो जहांगीर है, यहाँ का मुगल का शासक जो जहांगीर होता है, जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया तो उससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। तो यहाँ पर सूरत है, गुजरात में पड़ता है सूरत, यहाँ पर इन लोगों को फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंग्रेजों की पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां पर थी? तो सूरत में थी। सूरत में अंग्रेजों की अस्थाई फैक्ट्री थी। और अस्थाई फैक्ट्री कहां थी? तो मछलीपट्टनम में थी। ये मछलीपट्टनम था। इसके बाद जब अंग्रेजों की यहां पर फैक्ट्री खुल जाती है तो 1615 ईस्वी का समय आता है। और भी जगह इनको कुछ परमिशन चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे बहुत ही दिमागदार थे। ये लोग डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। इनकी मंशा यही थी, इनकी नीति ही यही थी। सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है, यहाँ के लोगों से मिल करके रहना है। उसके बाद आगे क्या करते थे ये लोग? सबसे पहला काम करते थे, चेतावनी देते थे किसी चीज को। हड़पना जब होता था कुछ, इनको सबसे पहले चेतावनी देते थे। उससे काम नहीं बनता था, सोचते थे कि चेतावनी देने से काम नहीं बन रहा है, राजा जो है थोड़ा सा और शक्तिशाली है, नहीं मान रहा है, तो ये लोग प्रलोभन देते थे। क्या करने के लिए? संधि करने का प्रलोभन देते थे। संधि करने का प्रलोभन देते थे। जब संधि से बात नहीं बनती थी इन लोगों की, तब क्या करते थे ये लोग? षड्यंत्र करते थे। दो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते थे, इनका उनका करके क्या करते थे? षड्यंत्र करते थे। उससे जब लास्ट में बात नहीं बनती थी, उससे भी जब बात नहीं बनती थी, तब ये लोग लड़ाई पर आते थे। तब ये लोग डायरेक्ट लड़ाई करते थे, जाकर के अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करते थे। तो ये इनकी नीति थी। किसकी? अंग्रेजों की नीति थी। तो उसी के तहत जब सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है तो जेम्स फर्स्ट ने जहांगीर के दरबार में ही थॉमस रो को भेजा। कब भेजा? सन 1615 ईस्वी में। थॉमस रो भी राजदूत बनकर के आया जेम्स फर्स्ट का जहांगीर के दरबार में। और यह लगभग 4 सालों तक जहांगीर के दरबार में रहा, सन 1619 तक। इसके बाद क्या होता है कि इसको भी यह आया था व्यापारिक संधि करने के लिए। थॉमस रो जो है यह व्यापारिक संधि करने के लिए आया था, लेकिन उसको व्यापारिक संधि करने की तो परमिशन नहीं मिल पाई जहांगीर से। लेकिन बहुत सारी चीजें या बहुत सारे अधिकार पाता है, जैसे कि मुगलों के जितने भी क्षेत्र थे उनमें कई सारे क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने के लिए और व्यापार करने के लिए कुछ जगहों पे ये सारी परमिशन इसको मिलती है। उसी के तहत एक जगह है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, चूंकि भड़ौच और अहमदाबाद। भड़ौच और अहमदाबाद में इन लोगों ने तुरंत जाकर के फैक्ट्री खोली। ये भी गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद और भड़ौच दोनों आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, भड़ौच और अहमदाबाद। यहां पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री खोले। उसके बाद इनकी चूंकि डायरेक्ट टकराव से बचना ही चाहते थे ये लोग, मुगलों से भी नहीं करना चाहते थे और डचों से भी नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से इन लोगों ने दक्षिण के क्षेत्रों में जाने का सोचा। और चूंकि तमिलनाडु में यहाँ मद्रास उसका नाम था, वहां पे मद्रास में क्या किया इन लोगों ने? एक स्थानीय राजा थे, 1639 ईस्वी का समय होता है। मद्रास एक प्रमुख बंदरगाह था और एक प्रमुख बंदरगाह की वजह से इन लोगों ने एक स्थानीय राजा से इस मद्रास को लीज पर ले लिया।
लीज का मतलब पट्टे पर ले लिया कि इतने दिन के लिए हमको दे दो यह मद्रास, और उसके बदले में जितना भी इस बंदरगाह का किराया आएगा हम लोग किराया वसूलेंगे, और उसका आधा जो शुल्क होगा वह हम राजा को दे देंगे। ये इन लोगों ने तय किया था, वादा किया था उससे। लेकिन उसके बदले में, इसको किराया देने के बदले में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें किला बनाएंगे एक अपने, इसको सुरक्षित करने के लिए, ताकि कोई अटैक ना कर पाए मद्रास को। तो और उसके बदले में क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिक्का जारी करेंगे। इसकी भी परमिशन ली थी राजा से। यहाँ पर अपना खुद का सिक्का जारी करेंगे और उसको चलाएंगे और क्या करेंगे, किला बनाएंगे। तो ये परमिशन लिया स्थानीय राजा से। लेकिन ये इनकी चाल ही थी एक हिसाब से। एक ही साल के बाद सन 1640 ईस्वी में ही, क्योंकि ये बीजापुर के जो शासक थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। यहाँ के प्रतिनिधि बीजापुर के जो शासक थे उनके यहाँ पे प्रतिनिधि मद्रास में जो थे एक चंद्रगिरी के राजा थे। उनसे क्या किया अंग्रेजों ने, फिर लड़ाई कर लिया और इस मद्रास को जबरदस्ती छीन लिया। पूरे मद्रास को छीन लिया जब, क्योंकि एक मद्रास जो था प्रमुख बंदरगाह था। अब इन लोगों को व्यापार करने के लिए बहुत ही आसानी हो गई। एक प्रमुख बंदरगाह इन लोगों को व्यापार करने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आगे चल करके समय आता है धीरे धीरे 1652 से 54 ईस्वी का। 16 से 52 से 54 ईस्वी का समय आता है। और डचों से इनके टकराव जो है धीरे धीरे, क्योंकि डचों की भी बस्तियां काफी ये कोंकण तट, ये मालाबार क्षेत्र और कोंकण तट सब पे ज्यादातर डचों की कई सारी बस्तियां थी, इधर पूरे भारत में फैल चुकी थी। तो डचों से इनके टकराव धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं, ज्यादा टकराव होने लगते हैं इन समयों में। जब ज्यादा टकराव होने लगते थे उसी वजह से क्या हुआ, इनकी नजदीकी बढ़ी थोड़ा सा पुर्तगालियों से। अंग्रेजों की नजदीकियां बढ़ी पुर्तगालियों से धीरे धीरे करके, क्योंकि पुर्तगालियों से डचों ने काफी सारे क्षेत्रों को उनको छीना था। तो डचों की लड़ाई पुर्तगालियों से भी थी। तो इस वजह से अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया और पुर्तगालियों से थोड़ा सा करीबी रिश्ता बनाया। और उसी के तहत एक और भी ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुर्तगालियों से इनका संबंध और भी अच्छा स्थापित हो जाता है। सन 1661 का समय आता है। 1661 में इसमें क्या होता है कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती है, राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी थी ये कैथरीन, इनकी शादी हो जाती है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय से इनकी शादी हो जाती है रानी कैथरीन की। तो होता क्या कि पुर्तगालियों ने क्या किया, बॉम्बे जो था, महाराष्ट्र में पड़ता है बॉम्बे, यहां पड़ेगा महाराष्ट्र, बॉम्बे को इस चार्ल्स द्वितीय को इन लोगों ने दहेज में दे दिया। और जब चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल जाता है, बॉम्बे एक प्रमुख टापू था ये, और बंदरगाह के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, इनको समुद्र के पास पड़ता था। तो जब चार्ल्स द्वितीय को मिल गया तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि इस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, ये किराए पर दे देते हैं। केवल 10 पाउंड वार्षिक, इतने से मामूली किराए पर यह बॉम्बे जो है अंग्रेजों को मिल जाता है यहां इंडिया में। जब बॉम्बे में मिल गया इनको, मद्रास पहले से मिल चुका था, अब यहां पे क्या मिल जाता है, बॉम्बे में मिल जाता है। 2 जगह में इनके व्यापार के केंद्र हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग जो सूरत इनकी फैक्ट्री थी उसका कार्यालय जो ला करके इस बॉम्बे में ही स्थापित कर देते हैं। सूरत से कहां लाते हैं, बॉम्बे स्थापित कर देते हैं उसका अपना कार्यालय। तो इनके पास बॉम्बे भी हो गया और मद्रास भी हो गया। हाँ, इसमें मद्रास जो है, ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट बना करके, कि ये मद्रास जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, मद्रास की स्थापना की थी फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे ने इसकी स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर जो किला बनाया था इन लोगों ने, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया था इन लोगों ने। कहां पे, मद्रास में बनाया था। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये हो गया फ्रांसिस डे ने स्थापना की थी, और फोर्ट सेंट जॉर्ज किला इन लोगों ने बनाया था। तो ये हो गया बॉम्बे। बॉम्बे आप लोगों ने देखा, बॉम्बे की भी स्थापना पूछा गया पेपर में कि किसने किया था, बॉम्बे की स्थापना नोट कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे बॉम्बे, और बॉम्बे की स्थापना लिख लीजिए, गेराल्ड अंगियार ने किया था। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ भी चुके हैं, आने के चांसेस भी हैं, इस वजह से हम आपको बता दे रहे हैं।
तो मद्रास के हिसाब में फोर्ट किसने किया था? फ्रांसिस डे ने। और बॉम्बे के हिसाब में किसने किया था? गेराल्ड अंगियार ने। तो यहाँ पे क्या होता है, सूरत से यहाँ अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, इन सारी जगहों पे काफ़ी सारी इनकी फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं अंग्रेजों की। अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत से जो सूती वस्त्र हैं, सूती वस्त्र, इन सूती वस्त्रों को इन लोगों ने पहचाना कि इससे कुछ फायदा हो सकता है। इस बात को इन लोगों ने गहराई से समझा और इन सूती वस्त्रों को ये लोग ले जाते थे इंडोनेशिया वगैरह के देशों में और वहां से इन सूती वस्त्रों को मतलब बेचते थे और वहां से मसाले खरीदते थे। इससे क्या होता था, इनको अपने देश से ज्यादा सामान नहीं लाना पड़ता था, यहीं के सामान से काम चल जाता है। सूती वस्त्रों को यहाँ भारत से ले जाते हैं और इंडोनेशिया से मसाले लाते हैं, ले जाकर के यूरोप के बाजारों में बेचते हैं, काफी सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। उसी के तहत क्या होता है कि मुगलों का, जो मुगल होते हैं, इनकी यहाँ कलकत्ता के साइड में हुगली में क्या होता है, बंगाल में पड़ता है ये हुगली नदी भी है, कलकत्ता में पड़ती है ये। तो हुगली जगह है जो, यहाँ पे मुगलों की जो है लड़ाई हो जाती है पुर्तगालियों से और मुगलों ने पुर्तगालियों को हुगली से पूरा भगा दिया। उसी समय की बात है। और पुर्तगालियों को जब भगा दिया मुगलों ने तो अंग्रेजों को चांस और अच्छा आ गया यहाँ पर आने का, धीरे धीरे करके। एक यहाँ पर इब्राहिम खान नाम का एक नवाब होता है, इब्राहिम खान। इसने यहां पर व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को आमंत्रित किया और अंग्रेज लोग यहां पर आए धीरे धीरे करके और अंग्रेजों ने यहां पर आकर के व्यापार करना शुरू किए और अपनी कुछ बस्तियां भी बनाना शुरू किए। उसी के तहत क्या होता है कि 1698 का समय आता है, केवल 1200 रुपए के मामूली से पैसे में, 1200 रुपए में अंग्रेजों ने क्या किया, 3 प्रमुख गांव थे। एक का नाम था सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकता। ये 3 गांव, इन 3 प्रमुख गांवों को इन लोगों ने राजस्व कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया पूरा केवल 1200 रुपए में। तो जब इन 3 गांवों को अधिकार प्राप्त हो गया इनको, तो इन तीनों गांवों को मिला करके एक जॉब चारनाक नाम का अंग्रेज था, उसने क्या किया, इन तीनों को मिला करके कलकत्ता नगर बसाया। कलकत्ता, इस गांव को मिलाकर के उसने कलकत्ता बना दिया और इसका खूब तेजी से विकास भी किया, काफी सारी चीजें हुई इस कलकत्ता में। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कलकत्ता का पुराना नाम क्या था? तो आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट बना करके लिख लीजिए। कलकत्ता का पुराना नाम अलीनगर था। क्या था? अलीनगर था। किसका नाम? कलकत्ता का पुराना। ये क्वेश्चन चूंकि आ चुका पेपर में, कलकत्ता का पुराना नाम क्या था? तो अलीनगर था। और इसके बाद जैसे कि मद्रास में इन लोगों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, उसी तरीके से कलकत्ता में इन लोगों ने किला बनाया, उसका क्या नाम था? फोर्ट विलियम था। कलकत्ता में जो इन लोगों ने किला बनाया उसका नाम था फोर्ट विलियम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फोर्ट विलियम कहां पर है, तो कहां पर है? कलकत्ता में है। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने ही बनाया था। तो इस तरीके से फोर्ट विलियम का निर्माण हो जाता है। जब इनको राजस्व भी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो होता क्या, बाद में चल करके मुगलों में जब 1707 ईस्वी का समय आता है, आप लोग देख सकते हैं 1707 एक इंपॉर्टेंट समय है ये। इस समय में क्या होता है कि मुगलों का जो एक शक्तिशाली राजा था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद के जो शासक हुए हैं मुगल वंश में, वो उतने शक्तिशाली नहीं रह जाते हैं और एक एक करके अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया और उनसे एक एक अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसी के तहत सन 1717 ईस्वी में एक मुगलों का राजा होते हैं, उनका नाम होता है फर्रुखसियर। इनसे अंग्रेजों ने कई सारे अधिकार प्राप्त किए, जैसे कि यहां पर कलकत्ता के साइड में पूरब में ही, कलकत्ता के अलावा और सारे जो जगह हैं इसके आसपास, वहां पर राजस्व कर वसूलने का अधिकार इन लोगों ने प्राप्त किया। उसके बाद केवल 10,000 की मामूली किराए में सूरत में पूरा बिना करके, आप लोग चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं, क्या क्या था 10,000 में सूरत
इसके बाद 30,000 में बंगाल। इसके बाद केवल 10,000 रुपए में बिना कर के सूरत में ये लोग पूरा व्यापार कर सकते हैं। उसने कह दिया 30,000 में बंगाल में बिना कर के कुछ नहीं देना है, पूरा राजस्व वसूल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, उसने अधिकार दे दिया। उसके बाद इसने कलकत्ता में यहाँ पर इन लोगों को अधिकार मिल गया। और बॉम्बे में इसने दे दिया, बॉम्बे की जो टकसाल है, इन लोगों की अंग्रेजों की टकसाल थी एक बॉम्बे में, बॉम्बे की टकसाल से सिक्के छपते थे। जो सिक्के छपेंगे बॉम्बे की टकसाल में, वो जितने भी मुगल क्षेत्र हैं पूरे इंडिया में, जितने भी मुगल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में चलेंगे सिक्के। उन सिक्के, वे जो सिक्के होंगे वे वैध होंगे पूरे मुगल साम्राज्य में। तो ये सारे अधिकार उसने प्राप्त कर लिए, किससे? फारुखसियर से। और उसके बाद क्या होता था, अंग्रेजों का जबरदस्त फायदा हुआ। ये लोग जबरदस्ती राजस्व कर था ये लोग वसूलते थे भारत के ही लोगों से। और उसके बाद अपनी सैनिक स्थिति को सुदृढ़ करते थे ला करके यहाँ पे मद्रास में। कलकत्ता से वसूलते थे, मद्रास में सैनिकों को सुदृढ़ करते थे, सैनिक स्थिति को। और उसी के तहत बाद में चल करके आप लोग पढ़ेंगे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। और इसके बाद तो पूरा बंगाल और पूरा एक एक करके हिंदुस्तान का जितना जितना था हिस्सा इसी युद्ध से निश्चित हो जाता है। और इसके बाद पूरा अंग्रेज लोग एक एक करके कब्जा करते चले जाते हैं। तो हम लोगों को बस इतना ही जानना था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजों का भारत में आगमन। अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कैसे ये लोग अपनी स्थिति को एक एक करके सुदृढ़ किए। तो यहां से इस चैप्टर के तहत हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बाकी अंग्रेजों को तो हमें अभी 1947 तक पूरा का पूरा, जब तक अंग्रेज चले नहीं गए तब तक पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।